कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक लड़की दुकान पर खरीदारी करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी। जैसे ही वो रास्ते में जा रही थी तो उसे एक लड़का मिल जाता है, राजू। राजू गांव में कम और दिल्ली में ज़्यादा रहता था, इसलिए वो उसको देखकर किसी भी लड़की का एक्सट्रीमेरिन होता था। इस बार देखने के बाद वो उसे सलाम करती है। सलाम करने के बाद कहती है कि भैया तुम ठीक तो हो। वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो। लड़की बताती है कि मैं सोफिया की छोटी बहन हूँ, वही सोफिया जिसको तुमने दिल्ली में काम जो लगवाया था। राजू जब उसकी तरफ देखता है कहता है कि तुम इतनी छोटी सी थी, 2-3 साल में इतनी बड़ी हो गई हो। वो इतने देखकर शर्मा जाती है। कहती है कि भैया मुझे भी दिल्ली में काम करना है, मुझे भी सिलाई कढ़ाई का बहुत अच्छे से काम आता है, यही काम मेरा दिल्ली में लगवा दो। मैं और मेरी बहन जब वहाँ काम करेंगे, वहाँ पैसे कमाएंगे, घर वालों को ज़्यादा पैसे देंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन राजू कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में रखना चाहिए और काम उनकी तरफ में ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन लड़की कहती है कि मुझे दिल्ली ही जाना है, जिससे जिद करने लगती है। तो कहता है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू को इस बात पर ऐतराज़ होगा, इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी लेके नहीं जाना चाहता। लड़की कहती है कि मेरी अम्मी अब्बू को जब पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी, और जब मैं पैसे भेजूंगी तो उन्हें खुशी होगी। यह बात सुनने के बाद राजू कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलते हैं। राजू उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और जब वहाँ जाता है तो उससे वो काम जिस काम के लिए वो गई थी वो नहीं कराया जाता, बल्कि उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल दिया जाता है। और उस लड़की के पहला ग्राहक जो होता है वो 80 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। यही से उसकी ज़िंदगी में हर दिन नए चेहरे होते थे और हर दिन उसके साथ मनमानी किया करते थे। लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से नरकी ओर चली जा रही थी। एक झटके ने, एक एक्सीडेंट ने उस लड़की को जहाँ से चली थी वहीं ना कर कहानी ख़त्म हो जाती है। आवाज़ नमस्कार, शास्त्र काल में उस्मान सैफी न्यूज़। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की, शास्त्री पार्क की। दरअसल एक लड़की एक और लड़की के साथ फरीदाबाद से दिल्ली के लिए मेट्रो गाड़ी पकड़ते हैं, और जैसे ही वो मेट्रो में बैठने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ के चक्कर में जो बड़ी लड़की होती है वो मेट्रो में बैठ जाती है, जबकि जो छोटी लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 साल की आसपास होती है वो मेट्रो ट्रेन में बैठ नहीं पाती और ट्रेन चल पड़ती है। वो लड़की काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है, रोती गिड़गिड़ाती है, ट्रेन को रोकवाने की अपील कर रही थी। लेकिन मेट्रो के दरवाजे जैसे ही बंद होते हैं कि आवाज़ अंदर नहीं आती और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती। शायद वो साउंड फ्राउड जैसी जो होती है। उस लड़की की चीखें का कोई असर नहीं पड़ रहा था, और चीख सुनने के बाद एक पुलिस अधिकारी था। उसने उस लड़की को देखा। उस लड़की को देखने के बाद उससे कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो और क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो। वो कहती है कि मेरी बहन है जो गाड़ी के अंदर चली गई है, इसलिए मुझे वापस अपनी बहन के पास जाना है। और जैसे ही वो बहन की बात कर रही थी तो उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, इंतज़ार करते हैं, तुम्हारी बहन जल्दी ही से आ जाएगी, क्योंकि 5 मिनट में गाड़ी जाती है और 5 मिनट में गाड़ी देर से
आ जाती है। कई घंटे बैठने के बाद भी कोई वापस लौटकर नहीं आता। उस लड़की को लेने के लिए पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है और जो परेशान हो जाता है तभी वो इलाके के CWC इनकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अधिकारियों को फ़ोन कर दिया और वो आते हैं और उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जब उस लड़की के परिवार वालों ने किसी ने कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की तब चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ ने उसे शेल्टर होम में जाकर पहुंचा दिया, जहां पर इस तरह के बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते या जो बच्चे मानतरसी के बाद वहाँ लाए जाते हैं। इस तरह के बच्चों को ऐसी जगह सुरक्षा के हिसाब से रखा जाता है। इसकी खान पीन किन के रहने का पूरा इंतज़ाम होता है और ये बात आई गई हो जाती है। लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने के समय बीतने के बाद शक्ति वहीन जो NGO दिल्ली में काम करती है उसके एक सदस्य को यह पता चलता है कि एक लड़की मेट्रो स्टेशन पर मिली थी। उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और जैसे ही ये बात शक्ति वाहिनी के दर्शक सदस्य को पता चलती है, सीधे दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष सावित्री मालीवाल के पास जाते हैं। 5 दिसंबर 2015 को जैसे इनके पास जाते हैं, उनसे जाकर बात होते हैं कि एक लड़की है जो मेट्रो स्टेशन पे मिली थी, फ़िलहाल शेल्टर होम फरीदाबाद में रह रही है। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की सक्षम स्वाति मालीवाल एक टीम गठित करती है। उस टीम के अंदर शुभमा कोलिक होती हैं, साथ ही सरिका होती हैं। सरिका और सुषमा दोनों शक्ति वाहिनी NGO के साथ पहुंच जाती हैं। उसी जगह पर वहां जाने के बाद उस लड़की से मुलाकात करती हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। जैसी बातचीत करने की तो एक ऐसी कहानी सामने आती है। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल NGO के बल्कि उन महिलाओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी एक लड़की पश्चिम बंगाल का एक ज़िला होता है नडिया और उसी का ही एक गांव लगता है, वहाँ की लड़की रहने वाली होती है। ये लड़की बताती है कि उसी के गांव का रहने वाला एक राजू नाम का लड़का होता है और राजू नाम का लड़का उसको काम दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल से सीधा दिल्ली लेके जाता है और दिल्ली लाने के बाद जब पहली बार यानी कि ये दिसंबर 2015 को पहली बार वो जिसका प्रथम सप्ताह बताया जाता है जब दिल्ली आती है, शास्त्री पार्क में वो रह रही थी। बहुत ज़्यादा थकी होने की वजह से उसको एक कैप्सूल दिया जाता है और कैप्सूल लेते ही उसके शरीर में हार्मोन अलग तरीके से काम करने लगते हैं जो लड़कियों को परेशान हो जाती हैं। उस कैप्सूल को खाने के बाद तो वो राजू जिसको अपनी छोटी बहन की तरह वो लेके आया था, वो राजू उसके साथ संयमन बनाता है, उसका कई बार बलात्कार करता है उस घर में, जबकि उसकी बीवी भी होती है, साथ ही उसकी साली होती है। उसकी साली और उसकी बीवी इसमें कोई ऐतराज़ नहीं करते। दिन निकलता है और उस लड़की को पूरी तरह से होश में नहीं आता। अगला शाम आ जाती है, सामान्य फिर से वही गोली दी जाती है और गोली देने के बाद फिर राजू उसके साथ वही शादी संबंध बनाता है जो उसके साथ पहली बार हुआ था। तीसरे दिन निकलता है, तीसरे दिन भी वैसे ही उसके एक कैप्सूल दिया जाता है। कैप्सूल देने के बाद उसका बलात्कार कर रहा है, उसका रेप कर रहा है। 3 दिन हो जाते हैं। जब चौथा दिन आता है, 14 दिन राजू के पास एक कॉल आती है लक्ष्मी नगर से। वहाँ से 180 साल एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो पैसे से ठीक ठाक अमीर आदमी होता है। उसने एक लड़की की चाहत उसमें एक
लड़की की रिमांड की और राजू ने अपनी साली के साथ उस लड़की को भेज देता है। और जैसे भी लड़की जाती है, क्योंकि उस दिन उसने कैप्सूल नहीं लिया होता है, उसे बताया जाता है कि तुम्हें जैसा वो व्यक्ति कहेगा, जैसा वो आदमी कहेगा, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अगर तुमने वैसा नहीं किया तो सही नहीं होगा। वो लड़की वहाँ जाती है, उस बूढ़े आदमी को देखकर वो परेशान हो जाती है। और क्योंकि जिस तरह से बूढ़ा आदमी उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, तो लड़की उसे चीख नहीं चिल्लाने की कोशिश की। तभी राजू की साली उसके पास पहुंचती है और जाकर कहती है कि यदि तुम अपनी बहन की ज़िंदगी की तुम्हें परवाह है तो बिल्कुल भी शोर मचाने की कोशिश मत करना। जैसे ये लोग कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। और उसमें जब देखा कि उसकी बहन की जान खतरे में है, तब साजिया ने किस वक्त पर कोई विरोध नहीं किया, जबकि उसकी उम्र लगभग 13 साल की थी। उसके सामने जो एक व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है, और वो 80 साल का बूढ़ा आदमी अपनी पोती की उम्र की उस लड़की के शरीर के साथ खेलता रहता है। जब लगभग 2 घंटे उसके साथ बिताता है, उसके बाद उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लड़की यानी कि राजू की साली के साथ गई हुई थी, वापस अपने घर पे आती है, रोती है, बिलबुल आती है, बिलखती है, कहती है कि मुझे मेरे माँ मेरे पापा के पास वापस छोड़ दो, या मुझे मेरी बहन के पास छोड़ दो। तुम इस तरह से मेरे साथ कुछ भी मत करो। लेकिन राजू की अब ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि राजू उस खुद को उसके साथ बलात्कार किया करता था। साथ ही वो राजू नए नए ग्राहकों के पास उसको भेजना शुरू कर देता है। किसी दिन 15 लोग होते थे, तो किस दिन 20 लोग होते थे। कुछ लोग उसके घर पे आ जाया करते थे, तो कहीं वो वेश्यावृत्ति के लिए किसी होटल में भेज दिया करते थे। नई नई जगह पर उस लड़की का आना जाना होता था। साथ ही उसकी सुरक्षा में उसकी साली जगह लगातार जाया करती थी। इसी तरह से धीरे धीरे करके सप्ताह और महीना बीतने लगता है, और 11 नवंबर 2015 को वो लड़की फरीदाबाद की एक कॉल थी। फरीदाबाद में उसके जाना था। यहाँ राजू की वो लड़की जैसे ही फरीदाबाद में जाते हैं, एक ग्राहक से मुलाकात होती है। ग्राहक से मुलाकात करने के बाद 2 घंटे वहाँ बिताने के बाद जैसे ही वो लड़की वापस शास्त्री पार्क में लिए मेट्रो में बैठने की कोशिश कर रही थी, साली तो बैठा जाती है राजू की, लेकिन वो लड़की बैठ नहीं पाती। और जब बैठ नहीं पाती तो उसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ती है, और वो लड़की पुलिस वाले के पास में रोती हुई बिलखती हुई रहती है। हालांकि इस बात में बताया जाता है कि जो राजू की साली थी वो आई थी, लेकिन पुलिस वालों के बीच में घिरा हुआ देखकर उसने लगा कि शायद से ये सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होगा, इसलिए वो लड़की से उसे टोकने की कोई कोशिश नहीं की, और उस लड़की को ज़्यादा जाकर यहाँ से भेज देता है शेल्टर होम। और जब शक्ति वहानी एनजीओ के सदस्य, साथ ही दिल्ली महिला आयोग की सदस्य जिसमें देख रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि 11 दिसंबर को ये लड़की मिलती है और 5 दिसंबर तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इस बात को लेकर वो काफ़ी ऐतराज़ करते हैं और कभी गुस्सा भी करते हैं। इस बात को लेकर काफ़ी कहासुनी भी होती है। तब जाकर दिल्ली का एक न्यू उस्मानपुर एक थाना होता है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और दर्ज करने के बाद उस लड़की को सीधा वहीं शास्त्री पार्क में लेके जाया जाता है, उसी जगह पर जहाँ पर लगभग 2.5-3 महीने के आसपास तक वो लड़की रही थी। उस लड़की को जब आसपास के लोगों से दिखाया जाता है,
उससे बात कराई जाती है, क्योंकि रोज एक उसका आना जाना वहाँ से होता था। लोगों ने उस लड़की को देखते ही पहचान लिया था कि वो राजू के साथ थी, राजू के घर पर थी। उस व्यक्ति को उसकी पत्नी राजू के नाम से जानते थे, उसके परिवार के नाम से जानते थे। लेकिन जब पुलिस वाले, साथ ही वो एनजीओ के लोग और साथ ही महिला आयोग की सदस्य जो होते हैं, जब वहाँ मौके पर पहुँचते हैं तो उस वक्त वहाँ पर राजू मिलता ही नहीं है, ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य मिलता है। इसलिए पुलिस वालों की फिर मजबूरी बन जाती है, उस लड़की को शेल्टर होम के अंदर रखा जाता है। वहाँ रखने के बाद इस लड़की की बहन को भी ढूंढने की लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। दिल्ली के अलग अलग कोर्टों पर जाकर जब छापेमारी की जाती है तो उसकी बहन का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता है। इसके बाद लड़की को इसके परिवार के, इनके पश्चिमी बंगाल का जो ज़िला होता है नाइडिया, नाइडिया का ही एक गांव होता है, वहां पर जाकर संपर्क करने की कोशिश की जाती है। परिवार के लोगों यानी कि माँ और उसके अब्बू दोनों हुआ पहुँचे हैं। वहाँ आने के बाद जब अपनी बेटी को देख रहे थे तो बेटी को देखकर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस बेटी को 3 महीने पहले देखा था, 3 महीने के बाद देखकर उन्हें बिल्कुल आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि 13 साल की बुलेट की 13 साल की नहीं लग रही थी, बल्कि 23 साल की लग रही थी। 23 साल के लगने के पीछे यही वजह थी, क्योंकि उस लड़की को यार उसके हार्मोन बदलने के लिए कभी कभी नशे का इंजेक्शन दिया जाता था, तो कभी उसे कैप्सूल खिलाया जाता था। और कैप्सूल खिलाने की वजह से और नए नए लोगों के मिलने की वजह से उसके साथ हर दिन 15 से 20 लोगों जो बलात्कार किया करते थे, तो उसके शरीर का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका था। माँ और उसके बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है। उसकी बेटी को सीधा उसके घर पहुंचा दिया जाता है और उसकी बहन को ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। तभी अंदाज़ा लगाया जा रहा था राजू ने शायद जिस कोठे पे उसकी बहन होगी, क्योंकि उसकी बहन साल 2012 में ठीक वैसे ही आई थी। सोफिया का भी कहीं पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ थी, और जिस जिस कोठे पे छापेमारी कर रहे थे वहाँ पर सोफ के नाम की कोई लड़की नहीं मिलती। इसलिए चाहे वो CWC हो या शक्ति वाहिनी हो या दिल्ली महिला आयोग की सदस्य हो, उन्हें वायरिंग लौटना पड़ता है। साथ ही इस लड़की के बारे में जो हुआ था वो आपकी बाकी बहुत भयानक होता है। घर वालों के परिवार वालों को वो मिल तो जाती है, लेकिन 3 महीने में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटना कार्यक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना भी है कि बात चाहे साल 2015 की हो, 20 की हो, 23 की हो, आज भी इसी तरह से लड़कियों को बेसरावर्दी के धंधे में डाल दिया जाता है। कभी उन्हें लालच दिया जाता है अच्छे मोबाइल का, कभी लालच दिया जाता है उन्हें मोहब्बत प्यार का, कभी लालच दिया जाता है उन्हें अच्छी नौकरी का, कभी लालच दिया जाता है उन्हें अच्छी जगहों पर घूमने का। इसलिए कभी कभी लड़कियां इस तरह के झमेले में फंस जाती हैं, और फंसने के बाद वो छोटे से लालच बनने के बाद उन लड़कियों के साथ लंबे समय तक शारीरिक शोषण हो रहा है। यदि वो इस दलदल में धंस जाती हैं तो दलदल से कभी निकल के बाहर आ नहीं पाती हैं। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस वेश्यावृत्ति के धंधे में जाने के बाद कभी वापस नहीं आई हैं। यदि लड़कियां वापस पहुंच जाती हैं
तो उन्हें समाज में वो दर्जा नहीं मिल पाता है। साथ ही उन्हें वो व्यक्ति कोई भी अगर उन्हें पता चल जाए कि इसके साथ भी बेटे के धंधे में थी तो कोई समाज में कोई व्यक्ति अपनाने की कोशिश भी नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा सुरक्षित रहने के लिए कहानी सुनानी जाती है ताकि आप तक पहुंच सके। और इस तरह से अनजान व्यक्तियों पर बिल्कुल भरोसा भी ना करें। आज दोस्तों फ़हीम खान है, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी जिसमें श्री शांत कुमार हैं, साथ ही कृष्णा हैं, आसिफ सैफ़ी हैं, अजहर खान है, सुनीता राजपूत हैं, याकूब खान है, राम स्वरूप हैं, निवेद नकवी हैं, लोकेंद्र गुप्ता हैं, चंद्र सिंह हैं, प्रवीण गुप्ता हैं, मुन्ना खान हैं, मुन्ना कुमार हैं, सुनील कुमार गुप्ता हैं, संजय कुमार यादव हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।